Okay guys, today we are going to start chapter 3 Understanding Quadrilaterals. Understanding Quadrilaterals में सबसे पहला टॉपिक है अपना प्लेन कर्व्स। अब प्लेन कर्व्स क्या होते हैं? कोई ऐसा फिगर जो कि आप बिना पेन उठाए एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके अलावा एक कंडीशन और होती है इसमें, जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं या फिर जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए कहीं पे भी। तो उस फिगर को अपन एक प्लेन कर्व कहते हैं। नीचे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए मैं आपको प्लेन कर्व के। ये देखिए, ये मैं बिना पेन उठाए मैं इस चीज़ को ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड वाले में देखिए, मैं बिना पेन उठाए इस चीज़ को ड्रॉ तो कर सकता हूँ, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जो कि कर्व की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो सेकेंड वाला एक कर्व नहीं है। थर्ड वाला देखिए, एक सर्किल है, ये सपोज कीजिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया और वापस मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुक गया, मैंने इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो इसको अपन एक सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। फोर्थ वाले में देखिए, मैं इस फिगर को बिना पेन उठाए ड्रॉ तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप है, जो कि कर्व की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो ये भी एक कर्व नहीं माना जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग कर देते हैं फटाफट। देखिए, ये वाला एक कर्व था बट ये क्लोज नहीं है, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। अब थर्ड वाला देखिए, सिंपल क्लोज कर्व था, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया। और सेकंड और फोर्थ को दोनों को अपन यहाँ पे मैच करेंगे, नॉट ए सिंपल कर्व। कंडीशन क्या थी सिंपल कर्व की? लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। सेकंड भी एक सिंपल कर्व नहीं है एंड फोर्थ भी एक सिंपल कर्व नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ये बी वाला पोर्शन छूट गया। बच्चों में जनरली होता है कि मैच द फॉलोइंग में सारे एक दूसरे से मैच होंगे, कोई खाली नहीं छूटेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटमेंट, अ फिगर मे मैच टू मोर देन वन टाइप, एक फिगर एक से ज़्यादा के साथ मैच हो सकती है। तो सेकंड और फोर्थ दोनों डी के साथ मैच हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब जब एक पेन से आप कोई फिगर ड्रॉ करते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है और लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं करती, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में आप कर्व्स नहीं बना सकते, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा। तो देखिए, ये फिगर है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज कीजिए, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, और फिर मैं यहाँ पे आके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे रुक गया, मैंने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो ये फिगर मेरा क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व मतलब चारों तरफ से क्लोज है, बीच में कुछ एक एरिया है, ठीक है। उसी तरह से ये सेकंड वाला, उसी तरह थर्ड वाला। तो ये सारे क्या है? पॉलीगन्स है। स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर को अपन पॉलीगन्स कहते हैं। अब ये पॉलीगन्स क्यों नहीं है? कोई बोलेगा ये भी तो स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं। तो देखिए, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन होने के लिए पहले सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। और सिंपल क्लोज कर्व भी कैसा? जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइन्स ओवरलैप हो रही हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, और यहाँ पे देखिए ये तो क्लोज ही नहीं है, यहाँ से ओपन है इसका एरिया। तो ये सारे पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आते, ये सारे पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? पॉलीगन को अपन आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे पॉलीगन को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे बेसिक पॉलीगन देखिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्लास 8 के हर एक बच्चे ने सुना हुआ होता है और यूज़ भी किया होता है छोटी क्लासेस में। ट्रायंगल क्या होता है? तीन स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर को अपन ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रायंगल का, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर तीन लाइन की जगह अगर चार लाइन हो जाए तो वो एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के आपको एग्जांपल दूं, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशंस होती हैं? चार स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर। तो हर फिगर जो कि चार स्ट्रेट लाइन से बनी है और क्लोज है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। उसी तरह से पांच स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर को मैं पेंटागन बोलूँगा, ठीक है। पेंटा जनरली मैथ्स में 5 के लिए यूज़ किया जाता है, तो 5 स्ट्रेट लाइंस दैट मीन्स पेंटागन। उसी तरह से 6 स्ट्रेट लाइन से बनने वाली फिगर उसे मैं हेक्सागन बोलूँगा। हेक्सा जनरली 6 के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से हेप्टा जनरली 7 के लिए यूज़ किया जाता है।
तो 7 स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर हेप्टागन। उसी तरह से ऑक्टा जनरली 8 के लिए यूज़ किया जाता है, तो 8 स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर ऑक्टागन। उसी तरह से 9 के लिए नॉनागन और 10 के लिए डेकागन। अब इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया, वो कॉमन नाम क्या है? पॉलीगन। ये सारे पॉलीगन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पॉलीगन को फर्दर जब मैंने क्लासिफाई किया नंबर ऑफ लाइंस के बेस पे, तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लियर है? तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, हेक्सागन भी एक पॉलीगन है, सब पॉलीगन्स है। बट ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होगी? उसमें 3 ही स्ट्रेट लाइन होगी। क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होगी? उसमें 4 ही स्ट्रेट लाइन होगी। पेंटागन में 5 स्ट्रेट लाइन्स होंगी। ठीक है, और सारी फिगर्स क्लोज होंगी। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था पॉलीगन्स के बारे में। ओके, अब समझते हैं डायगोनल्स को। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ फिगर्स ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपके सामने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन, ये 4 फिगर्स ड्रॉ किए, यानी 4 पॉलीगन्स ड्रॉ किए। अब इन चारों पॉलीगन्स के अंदर मैं आपको डायगोनल्स बना के दिखाऊंगा। डायगोनल्स बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है वो समझते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस मीट करती है, उसे अपन वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वाली फिगर में वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, जो मैं सर्किल से मार्क कर रहा हूँ। जहाँ पे भी 2 स्ट्रेट लाइन एक पॉलीगन के अंदर मीट करती है, वो शार्प पार्ट एक वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये वर्टेक्स है, 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 इधर ये वर्टेक्स है, ये। ठीक है, तो मैंने चारों फिगर के अंदर वर्टेक्स आपको मार्क करके दिखा दिए। अब डायगोनल्स को समझने के लिए आपको इन वर्टेक्स की हेल्प लगेगी। कैसे? डायगोनल वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट एक कंडीशन और है। कौन से वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली? जो वर्टेक्स ऑलरेडी ज्वाइंट नहीं है। तो देखिए, अगर मैं इसको वर्टेक्स 1, इसको वर्टेक्स 2 और इसको वर्टेक्स 3 बोलता हूँ, तो मैं वर्टेक्स 1 से किसी दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मैंने क्या देखा, 1 और 2 तो ऑलरेडी ज्वाइन है। तो ये जो लाइन इनको 1 और 2 को ज्वाइन कर रही है, डायगोनल नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वाइंट है। अब मैं 1 से 3 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो 1 और 3 भी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ये वाली लाइन भी डायगोनल नहीं बन सकती। क्लियर है? यानी ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है, वो डायगोनल कहलाती है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर आपने देखा, तो मैं 0 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी ट्रायंगल में एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे वर्टेक्स आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। तो अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट वर्टेक्स, ये मेरा सेकंड वर्टेक्स, ये मेरा थर्ड वर्टेक्स, ये मेरा फोर्थ वर्टेक्स। अब देखिए, मैं वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मैंने देखा ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है। ठीक है, मैं वर्टेक्स 1 से 4 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये भी ऑलरेडी ज्वाइन है। मैं वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 3 ज्वाइन नहीं है, तो मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये डायगोनल कहलाएगी, क्योंकि वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 3 ज्वाइन नहीं थे। उनको ज्वाइन करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसे मैं डायगोनल बोलूँगा। क्लियर है? अब देखिए, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 4 ये भी ज्वाइन नहीं है, तो इनको भी ज्वाइन करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये भी डायगोनल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर पाया? 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर पाया। क्लियर है? अब देखिए, पेंटागन पे आते हैं। मैं वर्टेक्स को नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे 5 साइड हैं, तो 5 वर्टेक्स होंगे। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती है, उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो 4 वर्टेक्स। पेंटागन में 5 साइड होती है, तो 5 वर्टेक्स। अब एक चीज़ देखिए, मैं वर्टेक्स 1 से कुछ डायगोनल्स बनाना चाहता हूँ, तो 1 से 2 पे मैं डायगोनल नहीं बना सकता, ऑलरेडी कनेक्टेड है। 1 से 3 पे मैं बना सकता हूँ, क्योंकि 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने 1 से 3 पे एक डायगोनल बना दिया। अब मैं 1 से 4 पे ट्राई करता हूँ, 1 से 4 पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो 1 से 4 पे भी मैंने एक डायगोनल बना दिया। अब 1 से 5 पे, 1 से 5 ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वर्टेक्स 1 से मैं 2 डायगोनल बना पाया। अब मैं नेक्स्ट वर्टेक्स पे शिफ्ट होता हूँ, वर्टेक्स 2 पे शिफ्ट होता हूँ, तो वर्टेक्स 2, 3 और फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो जब 3 और फर्स्ट से कनेक्टेड है, तो किससे कनेक्टेड नहीं है? 4 और 5 से कनेक्टेड नहीं है, तो 2 से मैं पहले 4 कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं 2 से 5 कनेक्ट कर देता हूँ। तो वर्टेक्स 2 से भी मैं 2 डायगोनल्स बना पाया। अब मैं वर्टेक्स 3 पे चलता हूँ। वर्टेक्स 3 मेरा 2 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो 3 को मैंने 1 से कनेक्ट करना चाहा, तो 1 से मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अगर मैं 3 से 1 वापस कनेक्ट करता हूँ, तो वो तो सेम डायगोनल होगा। अगर मैं 3 से 1 इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, तो 1 से 3 कनेक्ट करूँ या 3 से 1 कनेक्ट करूँ, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं ये कनेक्ट नहीं करूँगा। तो मैं 1 से 5 को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है।
तो मैंने एक और डायगोनल बना दिया। तो इस तरह से आपने देखा एक पेंटागन के अंदर मैं 5 डायगोनल्स बना पाया। समझ में आ रहा है? अब हेक्सागन में चलते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब मैं डायगोनल्स कनेक्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक तो सेकंड से कनेक्टेड है, एक 6 से कनेक्टेड है, बाकी किससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो बाकी कौन से बचे? 3, 4 एंड 5। तो इनको मैं वर्टेक्स 1 से कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने 1 से 3 कनेक्ट कर दिया, फिर 1 से 4 कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने 1 से 5 कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने 3 डायगोनल्स बना दिए। अब मैं सेकंड वाले पे शिफ्ट होता हूँ। सेकंड वाला वर्टेक्स 3 और फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्टेड है, 4, 5 और 6 से नहीं है। तो 2 को मैंने 4 से कनेक्ट कर दिया, 2 को मैंने 5 से, और 2 को मैंने 6 से कनेक्ट कर दिया। तो अभी तक मैं 6 डायगोनल्स बना चुका हूँ। अब देखिए मैं थर्ड वर्टेक्स पे चलता हूँ। तो देखिए थर्ड वर्टेक्स मेरा 4 और सेकंड से कनेक्टेड है, तो 5th से कनेक्टेड नहीं है, तो 5th से कनेक्ट कर दीजिए। 6 से कनेक्टेड नहीं है, तो 6 से कनेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट से जब आप कनेक्ट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट से मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इससे मैं 2 ही डायगोनल बना पाया। अब एक और चीज़ देखिए, अब मैं 4 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 4 से 3 और 5 से ऑलरेडी कनेक्टेड थे। अब 4 से 6 कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने 4 से 6 कनेक्ट कर दिया। अब 4 से फर्स्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, 4 से सेकंड भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब मैंने 5th पे शिफ्ट किया, तो 5th से भी अगर मैं देखूंगा तो देखिए 1, 2, 3, 4 सब सारे के सारे कनेक्टेड है, कोई भी बचा नहीं है। तो ये मेरे सारे डायगोनल्स कंप्लीट हो गए। तो मैं कितने डायगोनल्स बना पाया? मैं टोटल 9 डायगोनल्स बना पाया। समझ में आया? तो इस तरह से मैं डायगोनल्स क्रिएट करता हूँ किसी भी पॉलीगन के अंदर। अब किसी पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी है। ऑल्दो वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। n-3 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स, या फिर ऐसे बोल लीजिए नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं। और इस फॉर्मूले को अगर टेस्ट करना है तो देखिए अभी अभी अपन ने हेक्सागन के अंदर डायगोनल्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी जम्बल्ड अप हो गया था। तो जब आप आगे प्रोसीड करेंगे हेक्सागन के बाद ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, तो वो और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन हेक्सागन पे टेस्ट करते हैं। देखिए हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 6 थी। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। तो n की जगह मैंने 6 रख दिया, तो n-3 था तो 6-3 हो गया, इंटू n की वैल्यू अगेन 6 डिवाइड बाय 2। देखिए 6-3 कितना देगा? 3। तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए 2 और 6 कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। तो अब देखिए 3 इंटू 3 कितना देगा मुझे? 9। तो आप चेक कर सकते हैं मैं 9 ही डायगोनल्स ड्रॉ कर पाया था। दैट मीन्स ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसी फॉर्मूले को आप पेंटागन के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। पेंटागन में होगी 5 साइड्स, तो n की वैल्यू हो गई 5, तो 5-3 इंटू 5। जस्ट फॉर्मूले में n की जगह मैंने 5 रख दिया। कौन से फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में। और डिवाइड बाय 2, तो 5-3 हो गया 2, तो 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 5। तो आपने देखा था मैं पेंटागन में 5 ही डायगोनल्स ड्रॉ कर पाया था। उसी तरीके से आप इसको क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं और ट्रायंगल के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। अब ट्रायंगल के लिए भी मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। ट्रायंगल्स में कितनी साइड होती हैं? ट्रायंगल्स में मेरे पास 3 साइड्स होती हैं। तो n की वैल्यू हो गई 3, तो 3-3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 3-3 क्या होगा? 0। तो 0 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 0 इंटू 3 0 होगा, यानी 0/2। तो 0/एनीथिंग क्या होता है? 0। एनीथिंग अपॉन 0 नहीं हो सकता, 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, बट 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा 0 होता है। क्लियर है? तो आपने देखा था कि अपन ट्रायंगल में एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर पाए थे। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी बड़े पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो। ओके, तो अभी अपन ने नंबर ऑफ डायगोनल्स को पढ़ा। अब आते हैं अपन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के ऊपर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखिए पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर है। तो इन फिगर्स को देखोगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन से बन रही है और क्लोज्ड है, और ये भी स्ट्रेट लाइन से बन रही है और क्लोज फिगर्स है, यानी पॉलीगन्स तो दोनों है। पॉलीगन्स को फर्दर इन्होंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्लासिफाई किया है। तो देखिए कॉनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिसके अंदर पॉलीगन का कोई एक इंटरनल एंगल 180 से बड़ा होता है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एंगल को अगर मैं मेजर करता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे ख़त्म होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये 180 से बड़ा एंगल है। अब ये 180 से बड़ा है वो कैसे मालूम चला? देखिए 180 अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला 180 है, तो ये तो इससे भी आगे क्रॉस कर रहा है, तो ये 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इस पॉलीगन के अंदर एक एंगल मुझे ऐसा मिल गया जो कि 180 से बड़ा है, तो इसको मैं बोलूँगा कॉनकेव पॉलीगन। अब इस वाले फिगर में भी देखिए, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक तो 180 कंप्लीट हो गया, अब उसके भी आगे जा रहा है, दैट मीन्स ये भी एक कॉनकेव पॉलीगन है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक तो 180 हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, ठीक है, बट ये उसके भी आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 180 से बड़ा है। इसमें देखिए ये वाला एंगल 180 से बड़ा है, तो इन चारों फिगर के अंदर कोई एक एंगल ऐसा है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये सारे पॉलीगन्स क्या हैं? कॉनकेव पॉलीगन। यानी किसी पॉलीगन के अंदर कोई एक भी एंगल 180 से बड़ा है तो मैं उसे कॉनकेव पॉलीगन बोलूँगा। और इन सब फिगर में अगर आप देखेंगे तो आप इन सब फिगर में कोई भी एंगल ऐसा नहीं फाइंड कर सकते जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री कैसा होता है? इस तरह से, ये मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी का डबल 180 एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इन पांचों फिगर्स में इनमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, तो इनको मैं बोलूँगा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। इन फिगर्स के अंदर कोई एक एंगल ऐसा ज़रूर है जो कि 180 से बड़ा है, तो ये होगी कॉनकेव पॉलीगन्स। क्लियर है? ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो देखिए अभी टॉपिक वाइज में थोड़ा सा वापस रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले अपन ने पॉलीगन्स को नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे क्लासिफाई किया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, नैनागन, डेकागन, इस तरह से कितने नंबर ऑफ साइड्स है उस हिसाब से अपन ने हर एक पॉलीगन को नाम दे दिया। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था? इंटरनल एंगल के बेस में। अगर कोई एक एंगल 180 से बड़ा है तो मैंने उसे कॉनकेव पॉलीगन बोल दिया, और अगर कोई भी एंगल ऐसा नहीं है तो मैंने उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोल दिया। अब एक और क्लासिफिकेशन है पॉलीगन्स का, वो है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसमें उस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया हुआ है। इस ट्रायंगल में तीनों साइड अगर आप देखेंगे तो इक्वल है। जनरली ऐसे ट्रायंगल को अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो अपने को मालूम है ट्रायंगल एक पॉलीगन है, और इसमें इसकी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है इसलिए मैं इसको रेगुलर पॉलीगन बोलूँगा। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, बट इसमें क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो तीन साइड वाला ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल तो रेगुलर पॉलीगन है, और बाकी सारे बचे हुए ट्रायंगल्स वो इरेगुलर पॉलीगन है। क्लियर है? अब क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर बना के दिखाया हुआ है, और आपको मालूम है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इट्स ए इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में डिफरेंस क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होती हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितनी भी साइड हो, जितनी भी साइड है उन सबकी लेंथ इक्वल है, तो वो रेगुलर पॉलीगन है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगन है। अब देखिए रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के कुछ एग्जांपल्स और हैं। देखिए ये एक पेंटागन है, ये भी एक पेंटागन है। पेंटागन कैसे हैं? दोनों में 5 साइड हैं, तो जिसमें 5 साइड होती है उसे अपन पेंटागन बोलते हैं। बट इस वाले पेंटागन में अगर आप देखेंगे तो पांचों साइड इक्वल हैं। इस वाले पेंटागन में ऐसा नहीं है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पेंटागन तो रेगुलर पॉलीगन है, ये राइट हैंड साइड वाला इरेगुलर पॉलीगन है। उसी तरह से यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया हुआ है, और ये भी एक हेक्सागन है। हेक्सागन कैसे है? इसमें भी 6 साइड है, इसमें भी 6 साइड है, बट ये लेफ्ट साइड वाले में जो 6 की 6 साइड है वो आपस में इक्वल है, बट राइट साइड वाले के लिए ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो रेगुलर पॉलीगन में जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन बन जाता है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन्स की एक प्रॉपर्टी और होती है। एज पर डेफिनेशन रेगुलर पॉलीगन वो है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। बट एक बात याद रखिएगा, अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो इंटरनल सारे एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल्स बनाए हुए हैं, ये एंगल्स भी इक्वल शो करे हुए हैं। इस वाले में भी देखिए सारे एंगल्स आपस में इक्वल शो करे हुए हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाते हैं।
तो अपने को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि साइड्स सारी इक्वल होती हैं तो सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 60 60 होते ही नहीं होते। उसी तरह से एक स्क्वायर में जो कि रेगुलर पॉलीगन है उसमें सारे एंगल्स 90 90 90 होते ही नहीं होते। तो रेगुलर पॉलीगन में साइड्स भी सारी इक्वल होती हैं और इंटरनल एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी इन पॉलीगन्स। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी सुनते ही दिमाग में क्या आता है 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अपन ने ट्रायंगल के लिए पढ़ी है। तो अपने को मालूम है ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम अगर अपन कर ले तो वो हमेशा 180 होता है। बट एंगल सम प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रायंगल पे अप्लाई हो ये तो ज़रूरी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन उन पे भी अप्लाई हो सकती है। उनके भी अगर सब एंगल्स का सम करें तो कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो वो वैल्यू क्या होगी वो अपन यहाँ पे अभी सीखेंगे। देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में अगर मैं सभी एंगल्स का सम करूं 1 2 एंड 3 तो वो 180 होगा, ये मुझे ऑलरेडी मालूम है। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मैं क्या करता हूँ किसी एक वर्टेक्स से जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं वो बना देता हूँ। वापस सुनिए, किसी एक वर्टेक्स से जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं वो बना देता हूँ। इस क्वाड्रिलेटरल के सारे डायगोनल्स नहीं बनाऊंगा, कोई एक वर्टेक्स पिक करूंगा और उस वर्टेक्स से जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं वो बनाऊंगा। तो ये वाला वर्टेक्स मैंने पिक किया और इससे एक ही डायगोनल बन सकता था, ये डायगोनल मैंने बना दिया। तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। तो अब एक चीज़ बताइए, एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं तो 180 प्लस 180 कितना होगा 360। यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर उसके सभी एंगल्स का सम किया जाए तो वो क्या होगा 360 डिग्री होगा। कैसे? अगर इसमें और डिटेल में जाना है तो देखिए, इसको एंगल में 1 बोलता हूँ, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। तो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री है तो एक 180 डिग्री तो इनसे बन गया 1 2 एंड 3। अब नीचे देखिए, इसको मैं 4 बोल देता हूँ, इसको मैं 5 बोल देता हूँ, इसको मैं 6 बोल देता हूँ। तो दूसरा 180 इनसे बन गया 4 5 और 6 से। अब एक चीज़ देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होंगे, वन एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का है और ये पूरा कंप्लीट एंगल ये भी इस क्वाड्रिलेटरल का है, ये पूरा कंप्लीट एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का है और 6 इस क्वाड्रिलेटरल का है। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये एक्चुअली में 2 + 4 और ये वाला है 3 + 5। तो अब अपन इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 2 + 4 और 3 + 5 और 1 और 6 एज इट इज़ है, तो 180 + 180 होगा और वो आपको 360 दे देगा। क्लियर है? हम नेक्स्ट फिगर पे जंप करते हैं, एक पेंटागन बनाते हैं। तो ये मेरा पेंटागन बन गया। अब इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए जैसे अपन ने क्वाड्रिलेटरल में किया था, कोई एक वर्टेक्स पिक कीजिए और उस वर्टेक्स से पॉसिबल जितने भी डायगोनल्स बन सकते हैं उन डायगोनल्स को बना दीजिए। तो मैंने ये वाला वर्टेक्स पिक किया, इससे एक डायगोनल बनाया, इसी से दूसरा डायगोनल बनाया। ठीक है, तो मेरे को दो ही डायगोनल बनाने का मौका मिला, तीसरा कोई डायगोनल दिख रहा है आपको? नहीं। तो जब मैंने ये डायगोनल्स बनाए मेरे पास कितने ट्रायंगल बन के आए? देखिए एक ट्रायंगल ये, सेकंड ट्रायंगल ये, थर्ड ट्रायंगल ये। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल से मुझे एंगल्स कितने मिलेंगे 180 मिलेंगे, सेकंड ट्रायंगल से मुझे एंगल्स मिलेंगे 180, थर्ड ट्रायंगल से मुझे एंगल्स मिलेंगे 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 + 180 + 180, 3 बार जब मैं 180 को सम करूंगा तो मुझे मिलेगा 540। यानी एक पेंटागन में एंगल सम कितना होता है 540। मेक सेंस? उसी तरीके से आप ये चीज़ हेक्सागन में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक हेक्सागन बनाया, अब किसी एक वर्टेक्स से जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स है वो बना दीजिए। तो मैंने ये वाला वर्टेक्स पिक किया, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, तीन ही डायगोनल बन पा रहे हैं। तीन डायगोनल बन गए तो ट्रायंगल्स कितने बने? एक ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ट्रायंगल्स बन पाए। तो एक ट्रायंगल से मुझे 180 मिल रहा है, दूसरे से 180 मिल रहा है, तीसरे से भी 180 मिल रहा है, चौथे से भी 180 मिल रहा है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए और जब 4 180 को ऐड कीजिए उससे बढ़िया क्या कर लीजिए 180 × 4 कर लीजिए, तो ये आपको देगा 720। तो एक हेक्सागन में उसके एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा 720। इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए n-2 होल मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, इसके अंदर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं ट्रायंगल के लिए। देखिए ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3, n की जगह में रख दिया 3, 3 - 2 × 180। तो देखिए 3 - 2 क्या होगा 1 और 1 × 180 कितना दे देगा मुझे 180। तो मुझे मालूम है एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है, यानी फॉर्मूला काम कर रहा है। अब इस फॉर्मूले को क्वाड्रिलेटरल के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए
n, क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड, तो n की वैल्यू रखी मैंने 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 करेंगे तो आपको मिलेगा 360। तो अपन ने भी टेस्ट किया ही था, एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम होता है 360। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो कभी भी किसी पॉलीगन का एंगल सम पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेसिक स्टार्टिंग के पॉलीगन्स का जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इनका तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद ही होना चाहिए। तो इसी के साथ अपना ये थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश होता है। तो अब एक्सरसाइज पे जंप करते हैं।